संबलपुर के सुरेंद्र साय का विद्रोह। पिछले में हमने वीरनारायण सिंह का विद्रोह देखे थे। इसी समय सुरेंद्र साय अंग्रेजों से लोहा लेते हुए रायपुर जिले तक आ पहुंचे। गोविंद सिंह ने उसके सहयोग से देवरी की जमींदार पर आक्रमण कर दिया। गोविंद सिंह ने तलवार की धार से देवरी की जमींदार महाराज साय के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उसके विश्वासघात का बदला लिया गया। इसके पश्चात गोविंद सिंह सुरेंद्र साय के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए निकल पड़े। उन दोनों ने मिलकर रायपुर से बस्तर की सीमा तक अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। अंग्रेजों ने उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए इनामों की घोषणा की। 23 जनवरी 1864 ईस्वी को सुरेंद्र साय अचानक गिर गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेंद्र साय और उनके साथियों को असीरगढ़ के किले में कैद कर दिया गया। वह उन्हें मृत्यु पर्यंत यातनाएं दी जाती रही। गोविंद सिंह ने शायद बाद में अंग्रेजों से संधि कर ली, क्योंकि अब विद्रोह की आग शांत हो चुकी थी। सुरेंद्र साय अंधे हो चुके थे। 28 फरवरी 1864 ईस्वी को असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र साय की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। पिछले में हमने वीरनारायण सिंह के बारे में देखा था। वीरनारायण सिंह ने अपने जनता में व्याप्त दुर्भिक्ष को दूर करने के लिए माखन बनिया के अनाज को जनता में बांट दिया था, जिससे माखन बनिया ने उसको शिकायत की था। शिकायत करने के बाद वीरनारायण सिंह को जेल में कैद किया गया था। जेल में कैद करने के बाद कैद होने के बाद वीरनारायण सिंह जेल से बाहर निकल गए और अपने गांव पहुंच गए और लोगों के साथ मिलकर 500 सैनिकों की एक टुकड़ी बना ली। तो अंग्रेजों ने वहाँ पहुंचकर वहाँ के गांव के घरों को आग लगा दिया। उस टाइम वीरनारायण सिंह पहाड़ी क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ तैनात थे। तो अंग्रेज वहीं पहुंच गए और दोनों के बीच गोलीबारी होती रही और अंत में वीरनारायण सिंह पकड़ा गया और उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। उसके बाद उसका पुत्र गोविंद सिंह था। और इन सब में अंग्रेजों का सहयोग देने वाला था महाराज साय था। वो देवरी के जमींदार थे, जो वीरनारायण सिंह के दुश्मन बोल सकते हैं महाराज साय को। तो जब नारायण सिंह का पुत्र गोविंद सिंह अपने अपने पिता के प्रॉपर्टी पे आए, तो उसने देखा कि उसके प्रॉपर्टी को अंग्रेजों ने महाराज साय को दे दिया गया है। तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी को ले लेने के लिए अगला विद्रोह हुआ, जिसको बोले सुरेंद्र साय का विद्रोह। इसमें गोविंद सिंह ने देवरी के जमींदार को महाराज साय के शरीर को 2 टुकड़े कर दिया और गोविंद सिंह सुरेंद्र साय से जाकर मिल गए। उन दोनों ने मिलकर रायपुर से बस्तर तक अंग्रेजों की नींद हराम कर दिया। 23 जनवरी 1800 ईस्वी को सुरेंद्र साय अचानक गिर गए और सुरेंद्र साय और उनके साथियों को असीरगढ़ के किले में कैद कर लिया गया था और उन्हें मृत्यु पर्यंत यातनाएं दी जाती रही। और गोविंद सिंह मृत्यु पर्यंत यातनाएं देती रही। गोविंद सिंह शायद अंग्रेजों से संधि करने लगे, क्योंकि विद्रोह की आग शांत हो चुकी थी। और सुरेंद्र साय जो सुरेंद्र साय को 28 फरवरी 1864 ईस्वी को असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र साय की स्वाभाविक मृत्यु हो गई। इस प्रकार दूसरा विद्रोह हमारा हुआ संबलपुर के सुरेंद्र साय का विद्रोह। अब इसके बाद आता है रायपुर में
हनुमान सिंह का विद्रोह। तो इसमें क्या है, रायपुर फौजी छावनी में मैगनीज लश्कर हनुमान सिंह ने रायपुर में विद्रोह की नेतृत्व किया। वह मूलतः बैसवारा के राजपूत था। विद्रोह के समय उसकी अवस्था लगभग 35 वर्ष की थी। 18 जनवरी 1858 ईस्वी को 7:30 बजे शाम को हनुमान सिंह तीसरी टुकड़ी के सार्जेंट मेजर से डुएल की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी। इस घटना से रायपुर में विद्रोह का आरंभ हुआ। हत्या करने के उपरांत उसने पुलिस शिविरों के सिपाहियों को संबोधित करते हुए उन्हें इस विद्रोह में भाग लेने का आह्वान किया। इसके जवाब में सरकारी सेना ने सिपाहियों को विद्रोहियों का साथ छोड़ने की चेतावनी दी। लेफ्टिनेंट C.B.L. स्मिथ ने विद्रोहियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। विद्रोही सिपाहियों की संख्या 17 थी। उन पर मुकदमा चला और वे अपराधी साबित हुए। उन्हें 22 जनवरी 1858 ईस्वी की सुबह पूरी सेना के सामने फांसी दे दी गई। फांसी पाने वाले 17 लोगों में एक, जिसका नाम गाजी खां था, हवलदार था, शेष गोलंदाज थे। गोलंदाजों के नाम थे जैसे शिव नारायण, गुलीन, अब्दुल रहमान, पन्ना लाल, माता दीन बली, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभा राम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद थे। फांसी देने के साथ साथ इनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इन नामों से स्पष्ट है कि इस विद्रोह से वे सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का नेता हनुमान सिंह घटना के बाद फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किया। उसे पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया। अंग्रेजों की आशंका थी कि हनुमान सिंह अन्य ब्रिटिश अधिकारियों जैसे स्मिथ, इलियट आदि को भी मार डालने का प्रयास करेगा। इसके बाद हनुमान सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इसमें क्या है, रायपुर में जो हनुमान सिंह का विद्रोह, ये जो हनुमान सिंह का विद्रोह है ये सेम टू सेम 1857 के मंगल पांडे की विद्रोह की तरह है। विद्रोह की तरह है। इसमें भी मंगल पांडे ने ऐसी छावनी में घुसकर उसकी हत्या किया और अंग्रेजों की हत्या किया और लोगों को आह्वान किया कि वे विद्रोह में शामिल हो और इस तरह 1857 का प्रारंभ हुआ था। लेकिन हम उसका समानांतर किसको मारेंगे, वीना नायर सिंह को मारेंगे। इसमें है रायपुर हनुमान सिंह ने रायपुर के विद्रोह के नेतृत्व में मूलतः बैसवारा का राजपूत था। हनुमान सिंह क्या था, बैसवारा का राजपूत था। 35 वर्ष की उम्र थी इसकी। 18 जनवरी 1818 ईस्वी को इसने 7:30 बजे हनुमान सिंह तीसरी टुकड़ी के सार्जेंट लेजर से डुएल की हत्या कर देता है। उसके घर में घुस हत्या कर देता है और लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए आह्वान करता है। इस प्रकार हनुमान सिंह का विद्रोह प्रारंभ होता है, जिसमें लेफ्टिनेंट C.L. स्मिथ विद्रोहियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और विद्रोही सिपाहियों की संख्या 17 थी। इसमें 22 जनवरी 1858 ईस्वी की सुबह पूरी सेना के सामने उन्हें फांसी दे दी गई। विद्रोह किया तो क्या किया गया, हनुमान सिंह को 22 जनवरी 1858 को पूरी सैनिकों के सामने फांसी दे दी गई और उन 17 सिपाहियों में केवल एक हवलदार थे, बाकी सभी गोलंदाज थे, मतलब 16 गोलंदाज थे। इनका नाम ये दिया गया है, नाम के आगे दिया गया है, कई है, ठाकुर है, सिंह है, हुसैन है। तो इससे पता चलता है कि इस विद्रोह में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, मतलब सभी जाति के लोग शामिल थे। इस विद्रोह के अथक हनुमान सिंह फरार हो गया। विद्रोही सिपाहियों की 22 जनवरी 1858 ईस्वी को पूरी सेना के सामने विद्रोही सिपाहियों की संख्या चलेंगे साबित होने। जब फांसी किसको दिया गया था, हनुमान सिंह को नहीं हुआ है, उसके
जो 17 सिपाही थे उनको फांसी दिया गया था। और हनुमान सिंह क्या हुआ था, इस विद्रोह का नेता हनुमान सिंह घटना के बाद फरार हो गया और उसे पकड़ने के सरकार ने 500 रुपये का इनाम रखा। और उस समय अन्य ब्रिटिश अधिकारी थे स्मिथ और इलियट। इसके बाद हनुमान सिंह कहाँ फरार हुए इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। तो इसमें याद रखने वाला तथ्य क्या है, इसका 22 जनवरी 1858 को 17 सिपाहियों को फांसी दिया गया था और 18 जनवरी 1858 को सिडवेल की हत्या, सार्जेंट सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह ने किया था। अब विद्रोह का प्रभाव। हालांकि 1857 का विद्रोह अपने तत्कालिक लक्ष्य पाने में विफल रहा। विद्रोह का प्रभाव। हालांकि 1857 का विद्रोह अपने तत्कालिक लक्ष्य को पाने में विफल रहा, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। यह राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बना और इसने राष्ट्रीय आंदोलनों के उदय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का उदय व विकास। 1857 से 1947 ईस्वी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के उदय व विकास में विभिन्न विद्वानों, सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं, पत्र पत्रिकाओं आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, विद्वानों का योगदान। रतनपुर के रेवाराम कायस्थ ने, बाबू रेवाराम कायस्थ ने, तवारी के हैहर शाही राजाओं एवं शिवदत्त शास्त्री गौराहा ने, रतनपुर इतिहास समुच्चय तथा धमतरी के काव्योपाध्याय हीरालाल ने छत्तीसगढ़ व्याकरण लिखकर छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विद्वानों के निबंध लेखन, पत्र पत्रिका के संपादन, वाद विवाद, सभा समिति के निर्माण आदि के द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता का अलग जगाया। तो इस क्रम में उदय का विकास हुआ, इसमें भूमिका क्या है। तो पहला, विद्वानों का योगदान था। तो इसमें विद्वानों का योगदान दिया है कि तवारी के हैहवंशी राजाओं एवं शिवदत्त शास्त्री ने रतनपुर का इतिहास समुच्चय तथा धमतरी के काव्योपाध्याय हीरालाल छत्तीसगढ़ व्याकरण लिखकर अपना योगदान दिया। दूसरा, सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं का योगदान। तो सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं में वाद विवाद समिति 1857 ईस्वी, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति रायपुर 1870 ईस्वी, रीडिंग क्लब रायपुर, मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर, बाल समाज रायपुर, कवि समाज राजीव 1899 ईस्वी, समित्र मंडल 1906 ईस्वी, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव 1909 आदि प्रमुख थे। तो ये सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं के योगदान में हमें क्या याद रखना है कि 1857 में वाद समिति का गठन किया गया और 1870 में साहित्यिक समिति का, और इसी प्रकार रीडिंग क्लब रायपुर है, मालिनी रीडिंग क्लब भी रायपुर है, बाल समाज रायपुर, सरस्वती पुस्तकालय 1909 राजनांदगांव, सन्मित्र 1906। इस प्रकार क्वेश्चन ये मालिनी रीडिंग क्लब से संबंधित आते हैं। तीसरा, पत्र पत्रिकाओं का योगदान। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों में उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ मित्र 1900 ईस्वी से माधवराव सप्रे, 1900 ईस्वी में सरस्वती 1900 ईस्वी में पंडित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली 1905 ईस्वी से माधवराव सप्रे, हिंद केसरी 1907 ईस्वी, माधवराव सप्रे विकास 1920 ईस्वी, बिलासपुर जिला परिषद की पत्रिका है अरुणोदय 1921 से 22 ईस्वी, संपादक ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र जेल पत्रिका 1922 से 23 ईस्वी, संपादक पंडित सुंदरलाल शर्मा, उत्थान 1935 ईस्वी, रायपुर जिला परिषद की पत्रिका, कांग्रेस पत्रिका 1937 ईस्वी, रायपुर कांग्रेस कमेटी की पत्रिका आदि। इनमें संप्रेजी का हिंदी केसरी सबसे अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था।
अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय का उदय कांग्रेस की स्थापना 1885 के साथ माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ की राष्ट्रवादी गतिविधियां कांग्रेस के साथ जुड़ गई और इसी से प्रेरित होकर संगठित होती रही। छत्तीसगढ़ के निवासियों का कांग्रेस संबंध दिसंबर 1891 में आयोजित नागपुर अधिवेशन से जुड़ा। इस अधिवेशन में यहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, परंतु कांग्रेस की गतिविधियों का छत्तीसगढ़ में सीधा प्रभाव वर्ष 1905 में नागपुर में आयोजित प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद के माध्यम से हुआ। ये 1905 में नागपुर में आयोजित प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद के माध्यम से, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। वर्ष 1906 में कांग्रेस के सदस्य बने और जीवन पर्यंत कांग्रेसी बने रहे। वर्ष 1906 में द्वितीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन जबलपुर में हुआ। इसमें दादा साहब खापर्डे का स्वदेशी आंदोलन विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तब पत्र पत्रिकाओं के योगदान में देखेंगे माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ मित्र का संपादक किए थे माधवराव सप्रे। सरस्वती पुस्तकालय का बधूलाल पुनालाल बख्शी। और इसी प्रकार दिया है हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली का माधवराव सप्रे। हिंद केसरी माधवराव सप्रे। बिलासपुर जिला परिषद का ठाकुर प्यारेलाल। कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र का सुंदरलाल शर्मा। उत्थान रायपुर जिला परिषद की पत्रिका, कांग्रेस पत्रिका। 1937 रायपुर कांग्रेस कमेटी की जीवन पत्रिका। इसी तर्ज में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और दिसंबर 1891 में आयोजित नागपुर अधिवेशन से छत्तीसगढ़ के निवासियों को जोड़ा गया। और 1905 में नागपुर में आयोजित प्रथम प्रांतीय राजनीतिक परिषद के माध्यम से शेष हुआ। वे वर्ष 1906 में कांग्रेस के सदस्य बने और जीवन पर्यंत कांग्रेस बने रहे। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत भी कहते हैं। इस क्रम में राजनीतिक परिषद का आयोजन जबलपुर में हुआ। इसमें दादा साहब खापर्डे का स्वदेशी आंदोलन विषयक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तृतीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद 1907 रायपुर। 29 मार्च 1907 को रायपुर के टाउन हॉल में तृतीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन हुआ। डॉक्टर हरीश सिंह और गौरव अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष थे। वंदे मातरम गीत से सभा प्रारंभ करने के प्रश्न पर रायपुर जिला कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। अब गरम दल में विभक्त हो गए तो हरीश सिंह गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर माधोलकर नरम दल के समर्थक थे। कौन कौन से हैं? हरीश सिंह गौर हैं, रविशंकर शुक्ल है और माधोलकर। जबकि दादा साहब खापर्डे, मुंजे, माधवराव सप्रे गरम दल के समर्थक थे। इस अधिवेशन में हिंद केसरी नामक पत्रिका निकालने का दायित्व माधवराव सप्रे को सौंपा गया और 13 अप्रैल 1907 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी में प्रकाशित लेखों, देश की दुर्दशा एवं बम गोले का रहस्य के कारण सप्रे जी को 21 अगस्त 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के समक्ष माफीनामा पेश करने के फलस्वरूप उन्हें 2 नवंबर 1908 को जेल से रिहा कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में 1910 का बस्तर आदिवासी विद्रोह, रतनपुर में विद्रोह 1911 उराव जाति का विद्रोह आदि ऐसी घटनाएं थी जिसने यहाँ के वनांचल को प्रभावित किया। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। दूसरे होम रूल लीग की स्थापना 3 दिसंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अडियार मद्रास में की। होम रूल लीग के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के देशव्यापी बनाया गया। इसके शाखाएं छत्तीसगढ़ में भी स्थापित हुई। इसकी सफलता के लिए मूल चंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मणराव उदगीकर के प्रयास उल्लेखनीय है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देने के संबंध में 1918 के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में वामन राव लाखे ने आपत्ति प्रस्ताव रखा।
पंडित रविशंकर शुक्ल ने समर्थन किया और कहा, जब तक सरकार स्वराज देने की वो तैयार नहीं हो जाती, विश्व युद्ध के कार्य में सहयोग देना कठिन होगा। 1918 ईस्वी में होम रूल लीग का एक अधिवेशन रायपुर में हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ला नगर शाखा के संगठक थे। अधिवेशन में माधवराव सप्रे, मुंजे व अड़े आदि ने प्रभावी भाषण दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के गठन होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत आता था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा जो अग्रणी राजदूत के रूप में आए थे। आगे 29 मार्च 1907 को रायपुर के टाउन हॉल में तृतीय प्रांतीय राजनीतिक परिषद का आयोजन हुआ। हरि सिंह गौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की। वंदे मातरम गाने के प्रश्न पर वंदे मातरम गाने गाए जाने के बाद भाषण प्रारंभ करने के प्रश्न पर विवाद हो गया, जिससे पार्टी दो गुटों में बढ़ गया। एक में करम दल और दूसरे में नरम दल। तो करम दल के अंतर्गत थे हरि सिंह गौर, नरम दल के अंतर्गत थे हरि सिंह गौर, पंडित रविशंकर शुक्ला और डॉक्टर माधोलकर, जबकि गरम दल में थे दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे और माधवराव सप्रे। 13 अप्रैल 1907 में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें हिंद केसरी का दायित्व माधवराव सप्रे को सौंपा गया था, जिसका प्रकाशन 13 अप्रैल 1907 को हुआ। 2 नवंबर 1908 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया गया। 21 काके सप्रे जी को 21 अगस्त 1908 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और 2 नवंबर 1908 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया गया। आगे और 1911 ईस्वी में उराव जाति का विद्रोह भी हुआ। 28 अप्रैल 1900 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इसी के तहत जब 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने भी अडियार में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के देशव्यापी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में भी अनेक इसकी शाखाएं स्थापित थी, जिसमें मुख्य थे मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव का उल्लेखनीय प्रयास था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग देने के संबंध में 1918 के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से वामन राव लाखे ने आपत्ति प्रस्ताव रखा था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी इसका समर्थन किया। जब तक स्वराज देने को तैयार नहीं होगा, तब तक हम प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग नहीं देंगे। ये नेशनली स्तर का था, क्योंकि इसमें भारत और अंग्रेजों के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग लेने के लिए इन लोगों का समर्थन मांगते हैं, तो ये लोग ये प्रस्ताव रखते हैं। तो 1918 ईस्वी में होम रूल लीग का एक अधिवेशन रायपुर में हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर शाखा के संगठक थे। अधिवेशन में माधवराव सप्रे, मुंजे व अड़े आदि ने प्रभावी भाषण दिया। छत्तीसगढ़ में जन चेतना के संपादक, अब इसमें दिया है रायपुर। अब रायपुर से कौन कौन है? CM ठक्कर, रविशंकर शुक्ला, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव गिरकर, वामन राव लाखे आदि। अब धमतरी से देखेंगे छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। बिलासपुर से हैं E राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर छेदीलाल सिंह, यदुनंदन प्रसाद वर्मा। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर, शंकर खरे, छवि राम चौबे, गज्जूलाल शर्मा आदि। दुर्ग से रहेगा घनश्याम सिंह गुप्त, राम प्रसाद देशमुख, YV तामस्कर, रत्नाकर झा, उदय राम, गंगा प्रसाद चौबे, गणेश प्रसाद सिंगरौल, चंद्रिका प्रसाद पांडे, रघुनंदन सिंगरौल आदि। इसको हमें याद रखना है। जैसे रायपुर में CM ठक्कर, रविशंकर शुक्ल है, धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव है, बिलासपुर से राघवेंद्र राव है, राजनांदगांव से प्यारेलाल सिंह है, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त है। क्योंकि जब आगे हम पढ़ते जाएंगे कि असहयोग आंदोलन का समर्थन रायपुर से किसने किया,
तो जब रायपुर से करेंगे तो सीधा आ जाएगा, ठक्कर आ जाएगा। ऐसा रविशंकर शुक्ला आ गया। अब धमतरी से बोल दिया छोटेलाल श्रीवास्तव, ऐसे मतलब एकदम थोड़ा रिलेटेड रहेगा, एक आध में ही अंतर जाएगा। जैसे बिलासपुर का बोल दिया तो ई राघवेंद्र राव, असहयोग है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इस प्रकार। जैसे राजनांदगांव से हैं, राजनांदगांव में बीएनसी मिल का समर्थन किसने दिया? प्यारेलाल सिंह। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता। ऐसे और इसको याद रख लेंगे तो आगे याद रखने में आसान होता जाएगा। अब गांधीवादी युग, वर्ष 1900 गांधीवादी युग तो 1917 से 47 ईस्वी। वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह बिहार के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति से सक्रिय कदम रखा और 1947 ईस्वी तक इस पर पूरी तरह से छाए रहे। इसी कारण इस युग को गांधी युग कहा गया। गोखले का रायपुर आगमन 1918 ईस्वी। मई 1918 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ। उनके आगमन का उद्देश्य बुद्धिजीवियों को देश की राजनीति से जागृत एवं सक्रिय करना था। उन्होंने वामनराव लाखे के निवास पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ला, लक्ष्मण राव उदगीकर, वामनराव लाखे, धमतरी से नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, छोटेलाल, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा आदि शामिल हुए। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रचार गांव गांव में किया गया। इस निर्णय का क्रियान्वयन करते हुए गांव में भाषण दिए गए, पर्चे बांटे गए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को प्रचारित किया गया। तो इसमें क्या है, गोखले का रायपुर आगमन हुआ था 1918 में। मई 1918 में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ। उन्होंने वामनराव लाखे के निवास पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें रायपुर से अब रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ला, मैंने पिछले में बताया था कि जैसे रायपुर बोल दिया रविशंकर शुक्ला ले लेंगे, राजनांदगांव बोल दिए ठाकुर प्यारेलाल, याद नहीं है तो उसको याद रख हम बना सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ला, लक्ष्मण राव उदगीकर, वामनराव लाखे आ गए। धमतरी से अब नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। अब धमतरी बोल रहे हैं तो ये रायपुर के संभाग के अंतर्गत आएगा। धमतरी से नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव। अब राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा आदि शामिल थे। इसी में स्वराज हमारा, इसी गोखले का जो रायपुर आगमन हुआ था, इसी में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रचार प्रसार किया गया। ये बाल गंगाधर तिलक का थीम है या उसका कथन है। अब आगे है रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी। भारत में राजद्रोहात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित राजद्रोह समिति सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 11 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसे काले कानून की संज्ञा दी गई, जो कि इस कानून के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए इसके बारे में कहा गया न अपील, न वकील, न दलील। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें हुई और जनसभाएं आयोजित की गईं। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। रायपुर में कांग्रेस और होम लीग की बैठक हुई। बिलासपुर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें बिलासपुर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें इस कानून की निंदा की गई। इसी क्रम में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मई 1919 ईस्वी में गणेश कृष्ण दादा साहब कापड़े के सभापतित्व में द्वितीय तहसील राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में रायपुर से माधवराव सप्रे, पंडित
शुक्ल, श्री लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण, महंत पुरुषोत्तम दास आदि, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी आदि शामिल हुए। इन नेताओं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की और अंग्रेजी शासन के इस दुष्कृत्य पर रोष प्रकट किया। तो इसमें क्या हुआ, रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट में हुआ था कि आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने पे आग लगा दिया था, जिसमें अनेक सिपाहियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के तो उसी के विरोध में ये काला कानून की संज्ञा दी गई। 21 मार्च 1919 से रोलेट एक्ट पारित किया गया, इस काले कानून की संज्ञा दी गई। ये वो जलियांवाला नहीं थे, ठीक। न्यायाधीश रोलेट एक्ट की राजद्रोह की रिपोर्ट के आधार पर 21 मार्च को रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसे काले कानून, न अपील न दलील, न इसे काले कानून, न अपील न वकील न दलील की संज्ञा दी जाती है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। ये रोलेट एक्ट था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि इसमें जो जनरल डायर था उसने अनेक लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली मार हत्या कर दिया था। तो रोलेट एक्ट हुआ था। तो इस क्रम में छत्तीसगढ़ के धमतरी में, अब धमतरी में कौन आएगा मैं 1919 में आए गणेश कृष्ण, मतलब दादा साहब खापर्डे। धमतरी रायपुर संभाग के अंतर्गत है। रायपुर में जितने सत्याग्रही हैं वे अलग अलग जिले के होंगे। अब रायपुर से ही माधवराव सप्रे, पंडित शुक्ला, त्रिलाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, महंत पुरुषोत्तम दास, ये रायपुर से हो गया। बिलासपुर से देखेंगे राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। इसके तिवारी, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डीपी तिवारी भी प्रकार के कॉलेज भी हैं। पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी के। इन नेताओं ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की और अंग्रेजी शासन के इस दुष्कृत्य पर रोष प्रकट किया। अब वही है, अब रायपुर बोल रहे हैं तो रायपुर को कैसे याद रखेंगे, रायपुर से कौन कौन किया। अब रायपुर से जो पहले बताया था माधवराव सप्रे आ गए, पंडित शुक्ला आ गए, महंत लक्ष्मी नारायण आ गए। अब बिलासपुर से बोलेंगे तो राघवेंद्र राव है, कुंज बिहारी अग्निहोत्री है। अब खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। मुसलमानों के धर्मगुरु तुर्की के खलीफा की सर्वोच्चता एवं उसकी शक्ति को स्थापित कराने के उद्देश्य से भारत में चलाए गए आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुआ मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया। इस आंदोलन में मुस्लिम के साथ हिंदू जनता और कांग्रेस ने भी सहयोग दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए खिलाफत के मामले में पूर्ण सकारात्मक और सहयोगात्मक रुख अपनाने के लिए कांग्रेस के मंच से अपील की। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन का प्रभाव वर्ष 1920 ईस्वी में रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ एवं 17 मार्च 1920 ईस्वी को एक जनसभा हुई जिसमें खिलाफत उप समिति गठित की गई। इस समय असगर अली ने हिंदू भाइयों को मुसलमानों से सहानुभूति रखने पर धन्यवाद दिया। इसी समय 1920 ईस्वी में बिलासपुर में जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की। इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया गया। इसमें खिलाफत आंदोलन में क्या होता था 1919 में, क्या मुसलमान लोग तुर्की के खलीफा जो मुसलमानों का एक प्रकार से देवता है या देवता के रूप में पूजते हैं, तो सर्वोच्चता उसकी शक्ति को स्थापित कराने न चाहते थे। धर्मगुरु खलीफा को सर्वोच्चता शक्ति को स्थापित करना चाहते थे। इसके उद्देश्य से भारत में भी आंदोलन चलाया गया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ये इसका मेन केंद्र क्या था खिलाफत आंदोलन का, तुर्की में था। लेकिन उसी तरह जैसे घटना अब इसमें दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहीं और हो रहा है और इस घटने का प्रभाव पूरे देश में होता है। उसी प्रकार अब रोलेट एक्ट है, इसका
घटना एक निश्चित स्थान पर होता है, लेकिन इसको विरोध करने के लिए हमें पूरे भारत देश में दिखाना पड़ता है। तो हर स्टेट में रहता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिखाते हैं। उसी प्रकार इसमें खिलाफत आंदोलन में क्या होता है, जो मुसलमानों के धर्म गुरु थे तुर्की की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए वहाँ तुर्की में मुसलमानों का आंदोलन चल रहा था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो आंदोलन चल रहा था, उसी के तर्ज पर हमारे भारत में ये भी चलाए गए। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। इसमें कौन कौन था? अली बंधु थे, मोहम्मद अली व शौकत अली। अब मुसलमानों का है तो मुसलमान ही तो लोग रहेंगे। इसमें हिंदू जनता और कांग्रेस ने भी सहयोग दिया था। इसमें पूर्ण सकारात्मक और संयोगात्मक रूप अपनाया किसने? गांधी जी ने। और वर्ष 1920 ईस्वी में रायपुर जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें 17 मार्च 1920 को एक जनसभा हुई, जिसमें खिलाफत उस समिति में भी गठित किया गया। इस समय असगर अली ने हिंदू भाइयों को मुसलमान से सहानुभूति रखने पर धन्यवाद दिया। और 1920 ईस्वी में बिलासपुर में जिला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुंजे ने की थी। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन हुआ था।